चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है, 14th चैप्टर है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन है चैप्टर का नाम। वैसे तो हमने इस चैप्टर में ज्यादातर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम ऑसिलेशन है बट पढ़ना हमने ज्यादातर किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा सुनो, ऑसिलेशंस कोई एक तरह की नहीं होती। ऑसिलेटरी मोशन बहुत सारे तरह के होते हैं, काफी तरह के ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से हमने सबसे सिंपल वाला ऑसिलेटरी मोशन पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है कि नहीं। अब बेटे इस चैप्टर में देखो, अच्छी बात क्या है, इस चैप्टर में ज्यादातर आपको डेरिवेशंस मिलेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स, ये रटने वाला चैप्टर न्यूमेरिकल्स, मतलब इस चैप्टर से डेरिवेशन आनी ही आनी है, ठीक है कि नहीं। इस चैप्टर से डेरिवेशन आनी ही आनी है, कुछ हो जाए। अगर कोई हम टीचर्स बनाते बनाते पेपर ये भी सोचेंगे नहीं डालेंगे, फिर भी लास्ट में डालनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी डेरिवेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप कह सकते हो डेरिवेशन वाला चैप्टर है ये, रटने वाला। तो हम देखते हैं पहले ऑसिलेशंस। चैप्टर स्टार्ट हो गया, इसमें पहली टर्म जो हमने पढ़नी है दैट इज पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट टर्म इज पीरियोडिक मोशन। बेटा जो ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये मोशन खुद को क्या करता है, रिपीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हमें पता है सन के अराउंड मोशन जो है एक फिक्स टाइम के बाद अपना सर्कल कंप्लीट कर लेती है, ऐसे ही होता है ना। पीरियोडिक मोशन नाम से समझ आ रहा है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियोडिक मोशन नाम से समझ आ रहा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये मोशन खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक कहते हैं, समझ गए ना। जैसे एग्जांपल दिया मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है। दूसरा जो हमने पढ़नी है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन में पहले एक दो बातें याद रख लो। ऑसिलेटरी मोशन नंबर 1 पॉइंट पीरियोडिक होता है। ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। नंबर 2 टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन होता है। बेटे बंद कर दो इसको, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन एक पीरियोडिक होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। तीसरी बात लो फ्रीक्वेंसी का होता है, लो फ्रीक्वेंसी का होता है। ये तीन चीजें कंडीशंस कह लो। ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन भी यही है, वैसे इनको कंबाइन करके डेफिनेशन बना लेंगे, कंडीशंस भी यही है। मतलब जो पीरियोडिक मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है अगर वो टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो। टू एंड फ्रो मतलब ऐसे 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 टाइप का हो, टू एंड फ्रो मोशन, समझ रहे हो ना। उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन जो टू एंड फ्रो टाइप का। देखो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो टाइप का हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है ना। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये तो सर्कुलर मोशन है, एलिप्टिकल मोशन मान लो, चलो एलिप्स में घूम रही है। पीरियोडिक मोशन का मतलब सिर्फ ये है कि जो मोशन हो रहा है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। और ऑसिलेटरी मोशन भी तो रिपीट हो रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। टू एंड फ्रो मोशन भी तो रिपीट होता है ना एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, यानी टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक तो होता ही है। और सबसे अच्छी बात है कि फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, ऐसे धीरे धीरे
धीरे धीरे होना चाहिए। अगर तेज तेज होगा तो उसे ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तेज तेज होगा तो उसे ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी वाले को ऑसिलेटरी नहीं बोलते, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाले को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन धीरे धीरे होगा ऐसे, समझ रहे हो ना। कोई डाउट है क्या? तो ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज to and fro motion of a particle about the mean position having low frequency। किसी ना किसी वे से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अच्छा, यहां पर आपको एक बात नोट करनी है। नोट क्या करना है कि every oscillatory motion is periodic। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है क्योंकि ये उसकी कंडीशन है, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता। बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। एग्जाम्पल है जैसे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक तो है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ, पीरियोडिक मोशन अपने आप को रिपीट करेगा एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है क्योंकि उसने एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चक्कर लगाना ही लगाना है, सेम मोशन रिपीट होगा, ठीक है कि नहीं। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसने क्या होना है, सर्कल में घूमना ही घूमना है। लेकिन क्या ये टू एंड फ्रो मोशन है? क्या ये टू एंड फ्रो मोशन है? ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, इसलिए ये ऑसिलेटरी नहीं है, समझ रहे हो ना। टू एंड फ्रो मोशन किसी मीन पोजीशन के अबाउट होगा, मतलब एक सेंट्रल पोजीशन होगी, उसके इधर जाएगा फिर उसके उधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर उसके उधर जाएगा, एक सेंट्रल पोजीशन है, उसे क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मोशन एक मीन पोजीशन के अबाउट होगा और लो फ्रीक्वेंसी का होगा, इस बात का ध्यान रखना। उदाहरण बेटा फटाफट, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक पक्का होगा, पर हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो, ये बात सही नहीं है। सर पेन है वहाँ पे, पेन वो एक तो पेन से दी सर ने। यहां तक समझ गए? अब अगर मैं बोलूं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होगा, ये भी ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, जल्दी जल्दी होगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे वो झूला झूलते हैं, स्विंगिंग वाला जो झूला है, स्विंग करते हैं, वो धीरे धीरे झूलता है, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती उसकी, और वो है भी टू एंड फ्रो टाइप का ही मोशन, ठीक है कि नहीं। तो वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। देखो ऐसे ऐसे झूला झूले जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, लो फ्रीक्वेंसी होती है, स्विंग कर रहा है। स्विंगिंग वाला जो झूला होता है वो ऑसिलेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे आप गिटार की तार को एक बार प्लग कर दो, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तार को एक बार प्लग कर दो, तो वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। तो वो वाइब्रेटरी मोशन है, वो ऑसिलेटरी नहीं है। देखो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में बस इतना सा ही फर्क है, लो फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटरी, हाई फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेटरी, समझ रहे हो।
चलो लिख लिया होगा। थर्ड हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड टाइप जो हमारे पास है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की बात करें, इसमें नंबर 1 पॉइंट पीरियोडिक होता है। वाइब्रेटरी मोशन भी बेटा पीरियोडिक होता है। नंबर 2 पॉइंट टू एंड फ्रो होता है। टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ये भी बात सही है। ये ऑसिलेटरी में भी होती हैं दोनों बातें, पर क्या चीज का फर्क है? फ्रीक्वेंसी का फर्क है। ये जो मोशन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है। तो ये है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल लिखना है वाइब्रेटरी मोशन का। एग्जांपल लिखना है वाइब्रेटरी मोशन का। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो वायर्स होती हैं आप वो लिख सकते हो, ठीक है। मोशन ऑफ वायर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मोशन ऑफ अ वायर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप गिटार की बात कर लो तो वो एक वाइब्रेटरी मोशन है। तो हमने किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है? हमने ऑसिलेशंस पर, ऑसिलेटरी मोशन पे ज्यादा फोकस करना है। और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर भी हमने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन पे फोकस करना है, ठीक है। यस सर। चलो उतार लो फटाफट। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आपको आइडिया लग गया होगा। पीरियोडिक मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो होता ही है, यानी वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगा, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन होता है और लो फ्रीक्वेंसी का होता है। वाइब्रेटरी मोशन में सारी कंडीशंस हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, एक एक्स्ट्रा ये है उसमें, ठीक है। यस, समझ गए ना? हाँ जी, डन। अच्छा बच्चे अक्सर दिमाग में ये बिठा के चल जाते हैं कि ऑसिलेशंस को वेव के साथ बहुत रिलेट करते हैं हमेशा, कि ऑसिलेशन हो रही है तो समथिंग रिलेटेड टू वेव। ऑसिलेशन मोशन है और वेव एक अलग चीज है, ठीक है। ऑसिलेशन जो है दैट इज अ मोशन, ठीक है। तो जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं वो कोई वेव नहीं है, वो एक मोशन है, एक तरह का मोशन है। कौन से तरह का मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स समझ लो। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। बेटे पहली टर्म है टाइम पीरियड। पहली टर्म है टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से हम डिनोट करेंगे। अब जो भी मोशन पीरियोडिक होगा उसका एक टाइम पीरियड होगा। जो भी मोशन पीरियोडिक होगा वो क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपना मोशन रिपीट करता है, ठीक है। तो उसकी एक ऑसिलेशन कह लो या एक वाइब्रेशन कह लो या एक सर्कुलर, एक कंप्लीट साइकिल कह लो, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है या एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, या फिर आप साइकिल की जगह क्या लिख सकते हो? ऑसिलेशन टू कंप्लीट वन साइकिल। अगर पीरियोडिक मोशन है तो साइकिल भी हो सकती है, अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो ऑसिलेशन भी हो सकती है। टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल और ऑसिलेशन, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। फॉर्मूला टाइम पीरियड का बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा। यहां पे ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आप इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। अब इसमें इस बात में कंफ्यूज नहीं होना,
सेम ही बात है बेटा। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है। वैसे अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो दोनों चीजें बराबर है। मतलब अगर मैं वैल्यू निकालूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की और वैल्यू निकालूं एंगुलर वेलोसिटी की तो सेम ही आएगी, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आएगा, बट इनके मीनिंग अलग अलग है। आपको पता है एक वेलोसिटी है और एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पर वैल्यू वाइज दोनों इक्वल होते हैं। तो आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लो या वेलोसिटी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर क्या डालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डालना है। मीनिंग अलग अलग है, फिजिकल नेचर अलग अलग है दोनों का, ठीक है, बट वैल्यू जो आएगी वो सेम ही आएगी। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप ये बताओ एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बनाएगा एक चक्कर में? 360 यानी 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी टाइम ही तो होता है। अगर ओमेगा वेलोसिटी से वो 2 पाई रेडियंस का चक्कर लगा रहा है तो उसका टाइम पीरियड यही होगा 2 पाई बाय ओमेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम करते हैं। यहां पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे एंगुलर वेलोसिटी है, समझ गए ना? तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। अच्छा बेटा दूसरी टर्म हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं सिंबल न्यू से। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? न्यू, पता है ना? यस सर। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ साइकिल्स या यू कैन से दैट ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स या यू कैन से दैट ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं या कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, पता ही होगा आपको फ्रीक्वेंसी की। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो वो एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। मान लो कोई ऐसे 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 करके एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है कि नहीं? या ऑसिलेशंस की बात करें तो वो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन कर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, समझ रहे हो ना? नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये टर्म्स छोटी क्लासेस में भी आती रहती है, पता होगी वैसे आपको, है ना? नाउ वो वीडियो बन रही है वो डाल दी जाएगी यार, कुछ नहीं है सर, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है बस। हाँ ये तो आपको पता होगा ना, टेंशन ना लो भाई, आप जब आगे पढ़ाऊंगा मैं बार बार रिपीट करूंगा, आ जाएगा आपको समझ। हाँ सच में आ जाएगा, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ और वीडियो भी वैसे आपके लिए बनाई है, शुरू के 10 मिनट की वीडियो देख लेना, ठीक है? वो पहले तो हम ऐसे ही वार्तालाप कर रहे होते हैं, ठीक है? हो गया ना बेटा? थर्ड जो टर्म है इसके बाद आप नोट करना शुरू कर देना, चाहे ये मत करना, इससे आगे से शुरू कर देना। थर्ड जो टर्म है दैट इज एम्पलीट्यूड। अच्छा बेटा एम्पलीट्यूड पता है क्या होता है? किसको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है? सिंपल है एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर। अरे वैसे तो हम ये बोलते हैं कि ये वेव है, ऐसा बोलते हैं ना, वेव है, तो ये इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, पता होगा। हाइट, मैक्सिमम हाइट, है ना? पर एक्चुअल में एम्पलीट्यूड का वेव के तो हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम वेव तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम वेव की बात तो कर नहीं रहे कि ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है? तो ऑसिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड? जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये मान लो उसकी सेंट्रल पोजीशन है, ये मान लो उसकी सेंट्रल पोजीशन है, मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहां से क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। मैक्सिमम यहां से कितनी दूर तक जा रहा है? दिस इज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम कितनी दूर तक जा रहा है? दिस इज एम्पलीट्यूड। या फिर इधर कितनी दूर जा रहा है? बराबर।
समझ रहे हो ना? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ रहे हो? तो एम्पलीट्यूड को क्या लिखोगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सर ये SHM का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो अभी आएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कह लो, या फिर बेटे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब जहां से ऑसिलेशन का सेंटर है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने बनाना ही है, मान लो ये मेरा एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल की बेटे कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। पार्टिकल यहां से यहां गया, नंबर 1, फिर वहां से यहां वापस आया, यहां से फिर यहां तक गया, नंबर 3, फिर वापस आया। एक साइकिल पूरी होगी सर, पेंडुलम जैसा नहीं है? एक साइकिल पूरी होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मोशन रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक है। टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, टू फ्रो टू एंड फ्रो मोशन है। कम फ्रीक्वेंसी का है, ऑसिलेटरी मोशन है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या है? ये मीन पोजीशन होगी, ये वाली कौन सी पोजीशन होती है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, ठीक है कि नहीं? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम क्या? एम्पलीट्यूड। चाहे उधर ले लो चाहे इधर ले लो, समझ गए ना? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चलो बेटा, टर्म सारी क्लियर है? अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है, मोटी मोटी बात की है हमने, ठीक है? आगे अब हमारा मेन जो है, कह सकते हो चैप्टर हमारा शुरू होएगा मेन। एक और टर्म है, वो भी लिख लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। एक और टर्म है पीरियोडिक फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन है वैसे तो, पीरियोडिक फंक्शन, वो भी लिख लेना। चौथी टर्म उतार लो फटाफट, जल्दी करो। हो गया सबका? सर, हमने कहा गैरेज कर देगा सीधा। परमीत हो गया? चौथी टर्म लिखो बेटा, पीरियोडिक फंक्शन। तुम ये तेरे में क्यों बैठे हो? बीट बॉक्स सर। कल ले आया जाओ, कल की वीडियो पे मैं आज डाल दूंगा, सर, आपने वीडियो पर सर कल तो वीडियो बनाई ही नहीं। मतलब परसों जो लास्ट क्लास थी, कल तो पेपर डिस्कस हुआ था। नाउ फोर्थ टॉप मार। नंबर अभी किसी को नहीं बताया मैंने। फोर्थ सर ने चेक ही नहीं कर नंबर के। पीरियोडिक फंक्शन, सर अपना ही मन खराब करो, आप तो मेरे को चेक करो। और पीरियोडिक फंक्शन। नहीं सर, मेरे और चेक करना है। अच्छा बेटा ऐसा, अब जैसे हमने कहा पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन है एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, अपने आप को फिर से रिपीट करता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, वो है पीरियोडिक फंक्शन। और जिस फिक्स टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करता है, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। कि अच्छा, इतने टाइम के बाद उसने रिपीट कर दिया, तो एक साइकिल का वो टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। वो फिक्स टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है कि नहीं? अब अगर हमें पीरियोडिक मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो, तो हमें किसी पीरियोडिक फंक्शन की जरूरत है। टू एक्सप्रेस पीरियोडिक मोशन मैथमेटिकली वी नीड अ पीरियोडिक फंक्शन। अब मैथमेटिकल फंक्शन क्या है? यहां पे आप लिख लो, टू एक्सप्रेस पीरियोडिक फंक्शन, टू एक्सप्रेस पीरियोडिक मोशन, सॉरी, टू एक्सप्रेस पीरियोडिक मोशन मैथमेटिकली, to express periodic motion mathematically we need a periodic function, we need a periodic function। अब ये periodic function मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ टाइम होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है कोई f, फंक्शन ऑफ टाइम।
क्या ये t प्लस t के इक्वल होगा? अगर मान लो एक टाइम पीरियड, अभी टाइम t हो रहा है, उसके बाद एक टाइम पीरियड निकल गया, सेंटर पे है, अभी सेंटर पे है, टाइम चल रहा है t, स्मॉल t, एक ऑसिलेशन हो गई, अब टाइम कितना हो चुका है? t प्लस कैपिटल T, क्योंकि एक टाइम पीरियड निकल गया। यस यस और नो? और पार्टिकल फिर से उसी पोजीशन पे आ गया क्या? इतने टाइम के बाद पार्टिकल फिर उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे यहां था? अच्छा, एक और टाइम निकल गया, अब क्या हो गया? t प्लस 2t हो चुका है टाइम पीरियड, मतलब 2t टाइम और निकल गया, यानी दो ऑसिलेशंस खत्म हो चुकी हैं। और दो ऑसिलेशंस के बाद पार्टिकल फिर से उसी पोजीशन पे आ गया जहां था शुरू में। इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में? जो इस टाइम पर वैल्यू है वही t प्लस कैपिटल T टाइम पर वैल्यू है, वही कैपिटल T प्लस 2t एंड सो ऑन, क्योंकि मोशन पीरियोडिक है, उसने रिपीट होना है और घूम फिर के उसने उसी पोजीशन पे वापस आ जाना है। आ रही है मेरी बात समझ? तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। समझ रहे हो बेटा? अब ये f क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज में ये फंक्शन f क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या हो सकता है? हमारा फंक्शन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि x हो सकता है f की जगह, या वेलोसिटी हो सकती है। क्यों बेटा? x देखो ना, मान लो ये x एक्सिस है, x एक्सिस चल रहा है, x इज इक्वल टू 0 है, तो पहले बॉडी x इज इक्वल टू 0 से 5 मीटर इधर गई, फिर वापस आई, फिर 5 मीटर उधर गई, फिर वापस आई। अभी उसकी पोजीशन क्या है? 0 ही है, x इज इक्वल टू 0 ही है। तो हमारी x की वैल्यू यानी हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस टाइम पर थी वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस टाइम पर है, एक टाइम पीरियड निकलने के बाद। वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दो ऑसिलेशंस के बाद है। समझ रहे हो ना? ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। ये डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन की मैथमेटिकली। क्लियर है? कोई डाउट? मतलब इन शॉर्ट अगर हम लिखें, ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यू को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यू को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है, उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। यही मोशन में बोला है, ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे एक फिक्स टाइम के बाद, वो पीरियोडिक मोशन हो गया। क्लियर है या नहीं? चलो खैर, ये वैसे ही छोटी मोटी टर्म से लिख लो, फटाफट काम आएंगी। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने जो पर्टिकुलरली पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशंस। तो हमने ऑसिलेशंस पढ़नी है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है सूख गया होगा, इसका क्या बना दिया? ना बेटा, हमने ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? लिखो जरा डेफिनेशन। एन ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन आप सुन लो ध्यान से, ठीक है? एन ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक होता है, is a periodic motion in which a particle moves, to and fro, in which a particle moves to and fro about a mean position, particle moves to and fro about a mean position with low frequency, बताया था ना? क्लब करके डेफिनेशन बनाएंगे। ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट द मीन पोजीशन, वो भी लो फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ गए हो? यस और नो? आगे ना समझ में? एग्जांपल, टू एंड फ्रो ये होता है, जैसे ये पार्टिकल है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो टू फ्रो ये होता है। या इसको बैक फोर्थ भी कहते हैं, बैक फोर्थ, ठीक है? टू एंड फ्रो ही लिख रहे हैं हम तो, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे मतलब, ठीक है? तो पार्टिकल मूव क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है एक फिक्स पोजीशन के अबाउट, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए।
ऐसे फास्ट फास्ट ना हो, तेजी तेजी से ना हो, हाई फ्रीक्वेंसी का ना हो। हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, फास्ट होगा तो उसे वाइब्रेशन बोलेंगे, ऑसिलेशन नहीं। उसे क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन बोलेंगे, ऑसिलेशन नहीं। ऑसिलेशन स्लो होता है, लो फ्रीक्वेंसी पे होता है। क्लियर है? एग्जांपल नंबर 1 जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देखा है पेंडुलम? Yes, sir. पता है ना? Yes, sir. घड़ी के नीचे भी लगा होता है कभी कभार। यस सर। ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और दूसरा ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एंड नंबर 2 जो हमने पढ़ना है दैट इज ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। बेटे इस चैप्टर में हमने ये दो तरह के ऑसिलेटरी मोशन पे ज्यादा फोकस करना है। एक तो सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेटरी मोशन है और एक स्प्रिंग एंड मास का ऑसिलेटरी सिस्टम है। मान लो हम एक स्प्रिंग लेंगे, उसके नीचे एक लोड लगा देंगे, मास लगा देंगे और वो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा और वो भी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। समझ रहे हो? ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ये कुछ एग्जांपल। क्लियर है बेटा? यस सर। उतार लो, फिर हमने एक फिगर बनानी है। आप कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को आगे? हाँ जी, हो गया ना? यस सर। आप ट्यूशन छोड़ दो। अब एक फिगर बनाइए। नहीं मुंबई या और घूमने। ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। घूमने ना बेटा, मान लो ये हमारा एक पार्टिकल है, फिगर बना लेना। सर हमारे घर में क्या है? अच्छा, ये पार्टिकल की क्या बेटा? ये पार्टिकल की मेन पोजीशन है। x इज इक्वल टू 0, बीच की लाइन। मतलब ये यहाँ पर x एक्सिस चल रहा है। ये कौन सा एक्सिस चल रहा है? ये हमारा कौन सा एक्सिस चल रहा है? x एक्सिस चल रहा है। और ओरिजिन हमने यहाँ लिया हुआ, मतलब ये जो है ये x इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक गए, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन का। इसको क्या बोलेंगे? ये x इज इक्वल टू a हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना मीन पोजीशन से। यहां से पार्टिकल यहां तक जा सकता है मैक्सिमम। a यहां पे क्या है? एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। यस और नो? ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी तरफ। ये क्या होगा बेटा? ये होगा x इज इक्वल टू माइनस है, नेगेटिव एक्सिस पे आ गए ना। ये भी क्या है हमारी? एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम बाई पे। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटे पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है अबाउट दिस पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब बातें ध्यान से सुनना, मार्कर ले आओ जरा। मैं सर सूखा हुआ मत देगा, पानी मार लो उसमें थोड़ा दिखा दो। पानी मार दो ट्राई कर टक्कर मार दिया, ट्राई करते हैं। आप सुनो क्या हो रहा है बोल देख के इसको बेटे। यहां से सुन लो, यहां से पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x, यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ हो रहा है मान लो, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 0 के उस तरफ जा रहा है। अब सुनो, अगर आप इसे एक स्प्रिंग मान के चलो, इस पार्टिकल को एक स्प्रिंग मान के चलो, आपको पता है कि हमने इसको यहां से खींचा, जैसे छोड़ेंगे ये वापस जाएगा। यही होता है ना? जैसे इसको यहां से हमने खींचा, ये कुछ एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने कुछ खींच दिया, थोड़ा खींचा, ज्यादा खींचा, जैसे भी है, हमने इसको खींचा और छोड़ दिया। ठीक है। तो एक फोर्स है जो इसको वापस लेके जाती है उसकी मीन पोजीशन पे। एक फोर्स है, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है तो एक फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है जो उसको उसकी मीन पोजीशन पे वापस लेके जाती है। उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो बेटे यहां से एक फोर्स बनाओ जो इस तरफ लग रही है, ऑब्वियसली वो फोर्स इस तरफ लग रही होगी। ये फोर्स बेटा नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों?
क्योंकि x उस तरफ पॉजिटिव है, उधर वाली डायरेक्शंस पॉजिटिव, इधर वाली डायरेक्शंस नेगेटिव नेगेटिव होंगी, सर कौन तो फोर्स हमारी नेगेटिव होगी। मेरे बच्चों में नहीं है। आ रही है बात समझ में? नेगेटिव फिर फोर्स में। अच्छा, इधर से अगर मैं इधर को जब पार्टिकल जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव अब उसको रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगेगी? उस तरफ लगेगी। वो कैसी होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी F और X का साइन हमेशा अपोजिट है। अपोजिट रहेगा। F और X का साइन किसी भी ऑसिलेशन में, कोई ऑसिलेशन हो रही है उसमें F और X का साइन कैसा रहेगा? अपोजिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि F जो होती है, यहाँ पे लिख भी लो F क्या है बेटे? F हमारी है रीस्टोरिंग। F क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या करती है ये? इट ब्रिंग्स या इट ट्राई टू ब्रिंग द पार्टिकल ये वाली एट इट्स मीन पोजीशन। बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये तो वैसे ये पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की ट्राई करती है हमेशा। मीन पोजीशन कहाँ है? सेंटर में है। अगर पार्टिकल को इधर को खींचोगे फोर्स उधर लगेगी मीन की तरफ। अगर पार्टिकल को उधर को खींचोगे तो फोर्स उधर को लगेगी मीन की तरफ। फोर्स हमेशा मीन की तरफ लगती है, मीन पोजीशन की तरफ। रीस्टोरिंग फोर्स। आ रही है बेटे बात समझ? अच्छा, ये x क्या है? x क्या है? x है बेटे डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जरूर लिखना है, मीन पोजीशन से लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा। x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। Bring the particle. It tried to bring the particle at its mean पार्टिकल की position। स्पेलिंग अलग है। जो भी आप सेट कर लेना। पार्टिकल क्या है? ठीक लिखा करने तो यूज है आई लगा। आई सी तो है। सी It bring the particle at its mean position, है ना? सही हो गया? ये है रीस्टोरिंग फोर्स। एक चीज आपने क्या ऑब्जर्व की कि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन x और f का साइन क्या है? अपोजिट साइन है। x और f का साइन अपोजिट है। इसमें कुछ बातें हैं बेटे जो ध्यान रखनी है। पहली बात, x जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मेजर करना है। F हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है। ये ऐसी फोर्स है जो हमेशा पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके जाएगी। तभी तो इसको कह रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये रीस्टोर कराती है उसकी पोजीशन। it always act towards the mean position। ठीक है। तीसरी चीज हमने ऑब्जर्व की कि फोर्स और x का साइन, F और x का साइन अपोजिट है। समझ गए ना? बना लो फटाफट फिगर, फिर आगे चलें। बड़ा ली सर जैसे सर लेना पानी अलग बोतल रख रखी है। सर ने जो डाल रखा है रम चीनी का पानी, चीनी बना लिया? यस सर। सर चीनी बचे समझ लो समझ लो समझ लो। हमारी से जो एसएचएम से सीधा शुरू नहीं करा रहा हूं मैं चैप्टर। बेस बना लो अपना थोड़ा सा। ठीक है? कर दे शुरू करना, चिंता मत करो। अभी अभी जस्ट जस्ट सर ने बोली सब पेपर था ये। बस 20 सेकंड पहले स्टार्ट किया था। वो मेरे को दी है। और एक बात बोली अभी तो चका इन्होंने ठीक करा है, मेरे को बोल रहा है। डन? तो बोल रहा है। अच्छा नाउ बेटा जनरल फॉर्मूला लिखना हमने। जनरल फॉर्मूला फॉर अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग पॉजिटिव अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये कंटिन्यू रखना आपने, अभी ऑसिलेशन का ही टॉपिक चल रहा है। जनरल फॉर्मूला फॉर एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, फॉर एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, general formula for an oscillating particle is
f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू पावर n, f is equal to minus k x raised to power n, where n is equal to 1 3 5 7 यानी ऑड नंबर है। n क्या है 1 3 5 7 ऑड नंबर है। k क्या है बेटा, k होता है फोर्स कांस्टेंट, याद है k क्या होता है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं इसको। स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाता है, मॉनसून देते हैं इसमें मॉनसून। और ये हमने क्या लिखा बेटे, ये हमने रीस्टोरिंग फोर्स है ये। अच्छा ये जनरल फॉर्मूला है, n की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 6 नहीं ली, 1 3 5 7 ऑड वैल्यूज है, ठीक है, क्या वैल्यूज हैं ऑड। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता, सपोज n की वैल्यू यहां पे 2 ले लेते बेटे, ठीक है, तो अगर हमारा x पॉजिटिव होता तो फोर्स का आंसर क्या आना था नेगेटिव, सही बैठता, x पॉजिटिव है फोर्स नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस x वैल्यू ले लेता, माइनस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता और प्लस माइनस माइनस हो जाता, यानी x भी नेगेटिव और फोर्स भी नेगेटिव, तो वो बात गलत हो जाती, समझ रहे हो ना। अरे लिखना मत, नहीं समझे तो ऐसे समझो, जब हमारा x पॉजिटिव होगा तो हमारी फोर्स, अगर हमारा मान लो कि n की वैल्यू क्या है, मान लो n की वैल्यू 2 है, लिखना मत, मान लो n की वैल्यू 2 है, और अगर हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव होती तो हमारी फोर्स की वैल्यू कैसी आती नेगेटिव, अपोजिट आ रहा है साइन, सही है। अगर हमारी x की वैल्यू नेगेटिव होती तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता, तब भी हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आती नेगेटिव, अपोजिट नहीं आ रहा साइन, मतलब गलत, यानी इवन वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन में f और x का साइन अपोजिट होना ही चाहिए, नोट कर लो मेरी बातें, ऑसिलेटरी मोशन में f और x का साइन अपोजिट होना ही चाहिए, तो ये है ऑसिलेटरी मोशन। इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं। तो अब कितने तरह के ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं, बहुत सारे। अब बेटा इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो हम फॉर n इज इक्वल टू 1, सुन लो ध्यान से, फॉर n इज इक्वल टू 1 फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है kx, ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 2 फोर्स का क्या फॉर्मूला बनता है माइनस के एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। बात समझ गए? अरे यार 2 नहीं ले सकते, 3 लेना है, क्या बनता 3 एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ में? सर मेरे को जगह नहीं है बेटे ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। सो ऑन अलग अलग लिखो, सून लगता है सून एंड सून कॉमा बाद सर में सर फिर भी सून लग रहा है, ठीक है बेटे, एंड सो ऑन, मतलब ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो भी ऑसिलेटरी मोशन की ही इक्वेशन है। तो कितने तरह के ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, हाँ अंत नहीं है। अच्छा ये जो ऑसिलेटरी मोशन है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आज पॉइंट पे आने वाले हैं, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आपके बीच बीच ये जो ऑसिलेटरी मोशन है माइनस के एक्स वाला, आप देख रहे हो इक्वेशन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 है x की। लीनियर किसको कहते हैं? लाइन की इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन है पावर 1 वाली। ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी इसका ग्राफ कर्व्ड होगा, हाई पावर हो जाए, 1 से ज्यादा पावर हो जाए तो ग्राफ में कर्विंग आना शुरू हो जाती है। तो ये लाइन की इक्वेशन है, एक तरह से लाइन लीनियर इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके बाद 5 पावर वाली इक्वेशन आएगी। तो ऑसिलेटरी मोशन कई तरह के होते हैं, जिसमें से ये लीनियर टाइप का मोशन है। ये कौन सा मोशन हो गया? लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, यस और नो? लीनियर टाइप का है। लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है, इसलिए लीनियर कह रहे हैं। अच्छा ये कौन से टाइप का है? क्यूबिक ऑसिलेटरी मोशन, क्यूबिक हो गया ना। आ रही है मेरी बात समझ? यस सर।
ये कौन सा हो गया? क्यूबिक ऑसिलेटरी मोशन हो गया कि लीनियर है? लीनियर का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन वाला है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ये। अच्छा, क्यूबिक का मतलब क्या है? कर्व्ड मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। यस और नो? अब आप मुझे ये बताओ, जो पेंडुलम का मोशन है वो कैसा है? पेंडुलम का कैसा है? पैराबोला। कर्व वाला है? कर्व है सर ये। कर्व वाला होगा, लीनियर तो नहीं है ना? पेंडुलम कैसे है? ऐसे ऐसे जाता है, कर्व में मूव करता है ना, झूला झूलता है तो ऑसिलेशन ही, लेकिन कैसा है? कर्व में। ऑसिलेटरी मोशन देखो, दिमाग में पिक्चर सेट कर लेते हैं बच्चे। ऑसिलेटरी मोशन ये है, स्ट्रेट लाइन ही नहीं है सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की जनरल इक्वेशन ये थी, ठीक है? स्ट्रेट लाइन वाला भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन वाला है। कर्व वाला भी हो सकता है, इसके आगे की पावर है वो भी कर्व वाले ही होंगे, पर वो थोड़े और ज्यादा कर्व वाले होंगे, थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी उसमें, मोशन में। आ रही है मेरी बात समझ में? जी सर। कोई डाउट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट मोशन है ना? है ये सबसे आसान यही होगा ना? यस सर, लीनियर। सबसे सिंपल यही होगा ना? इसी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। आप समझ नहीं रहे? हाँ जी सर। ऑसिलेटरी मोशन जो है कई तरह के होते हैं, सुन लो। ऑसिलेटरी मोशन कई तरह के होते हैं, पर हमने कौन सा पढ़ना है? हमने सबसे सिंपलेस्ट केस पढ़ना है उसका, जो सबसे इजीएस्ट केस है, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके नाम में सिंपल क्यों आया, समझ गए ना आप तो? ठीक है, इसी को, ये जो लीनियर टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है, इसी को हम कहते हैं कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ गए कि नहीं? कोल्ड स्ट्रेन। हार्मोनिक क्या भी है? हार्मोनिक वर्ड क्या है? इससे घबराना नहीं है। पीरियोडिक और हार्मोनिक सिनोनियम्स हैं। पीरियोडिक वर्ड और हार्मोनिक वर्ड सिनोनियम्स हैं। आप पीरियोडिक मोशन बोल दो या हार्मोनिक मोशन बोल दो, एक ही बात है। एक जैसे सिंपल पीरियोडिक मोशन कह लो या सिंपल हार्मोनिक मोशन कह लो। यानी ऑसिलेटरी मोशन का, ये ऑसिलेटरी मोशन है, कई तरह का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन वाला है। ठीक है, तो क्या ये पेंडुलम वाला मोशन सिंपल हार्मोनिक है? आप तो यस नो बताओ, आप इतनी डिटेल में बता रहे हैं। क्या पेंडुलम वाला मोशन सिंपल हार्मोनिक है? फिर भी हम उसे सिंपल हार्मोनिक मानते हैं। क्यों सर? हम एजम्पशन लेते हैं, सुन लो आप ध्यान से। मैंने बोला ना सर बेबी। हम एजम्पशन लेते हैं, हम सिंपल पेंडुलम के मोशन को बहुत ही थोड़ा सा लेते हैं। कैसा लेते हैं? बिल्कुल 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 माइन्यूट सा, उसको ऐसे हल्का सा हिलाते हैं, और वो कर्व हमें दिखता ही नहीं है, हमें लगता है कि वो ऑलमोस्ट कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अगर बड़ा बड़ा स्विंग कर रहा है ना पेंडुलम, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। पर अगर वो बिल्कुल थोड़ा सा स्विंग कर रहा है ऐसे हल्का सा, देन इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन है। बेटे समझ लो, क्योंकि एसएचएम आते ही दिमाग में पेंडुलम की पिक्चर बन जाती है और हम समझ लेते हैं कि पेंडुलम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नहीं, पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है, लीनियर है, पावर 1 रहती है यहाँ पे के एक्स की। ठीक है, हम पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ तभी बोलेंगे अगर वो मोशन बहुत कम एम्पलीट्यूड का हो। अगर वो मोशन बहुत कम एम्पलीट्यूड का, अगर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे, यहाँ मेन पोजीशन है, यहाँ से ऐसे स्विंग कर रहा है, अच्छा खासा एम्पलीट्यूड है कि नहीं? हम चाहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो। अगर मोशन बहुत कम एम्पलीट्यूड का है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ पेंडुलम है ना, एक तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा। सर ऐसे करो, ऐसे हाँ, ऐसे करना ना, ऐसे करना ना, हाँ। ऐसे नहीं सर, ये ऐसे सही है ना? सीधे खड़े हो आप। सर सीधे खड़े हो, ऐसे करो। ऐसे, हाँ ऐसे। एक तो ये हो गया। इसमें क्या है कि मेन पोजीशन से एम्पलीट्यूड ज्यादा है और हम कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जरा सा हो बस, तो वो ऑलमोस्ट क्या लगेगा? स्ट्रेट लाइन लगेगा। तो सिंपल पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोलेंगे अगर उसका एम्पलीट्यूड क्या हो? कम हो, अदरवाइज उसे सिंपल हार्मोनिक नहीं बोलेंगे। बेटे चीजों को ना बेस से लेके आना होता है, आपको इसी तरह से बताना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं बिठाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम का मोशन एसएचएम है। नहीं, पेंडुलम का मोशन एसएचएम नहीं होता, कंडीशन के साथ एसएचएम होता है। कंडीशन क्या है?
अगर हमारा पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कम है, बहुत कम है, तब जाकर हम उसे एसएचएम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? तो बेटा उतार लो फटाफट। सर ये कर दो। ठीक है। सर बड़ी बात मत करो। हाँ, पाँच हो गए। रुक जाओ रुक जाओ। और मेरी घड़ी में मेरे 3 हुए हैं। मेरे तो अगले दिन के 4 अरे बजे। इसमें तो 3 और हैं। ये दो है। मेरे तो अगले दिन के 4 बजे हैं। चलो 4 मिनट आ गए। सर तो बेटा नोट कर लो। क्या नोट करोगे? simplest form of oscillatory motion, simplest form of oscillatory motion is called simple harmonic motion. That is रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी? kx बनेगी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस kx बनेगी। देखा था एक्सप्रेशन आपका ये, है ना? देखा अभी तो बेटे देखो, मैंने इस तरह से स्टार्ट नहीं करवाया आपको कि एसएचएम क्या होता है, जिसकी फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे कराएंगे, ठीक है? जल्दी खत्म करना हो तो ऐसे ही कराएंगे। फिर बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन डाउ माइनस kx। कुछ भी क्लैरिटी नहीं आएगी कि चल क्या रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? एक डेफिनेशन दे देंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लैरिटी लेके आनी है। ऑसिलेटरी मोशन का टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक बहुत बड़ा है, बहुत सारी कैटेगरीज में है, जिसमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन वाला सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वाला मोशन है एसएचएम, जिसकी पावर क्या रहेगी? लीनियर पावर है। पावर 3 भी हो सकती थी, पावर 5 भी हो सकती है, पावर 7 भी हो सकती है। ऑसिलेटरी मोशन कई तरह के होते हैं, पर हमने सिंपल वाला किया है, जिसकी पावर क्या है? 1 है। कोई डाउट? समझ गए ना? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसकी तो डेरिवेशन भी करी है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है कि नहीं? एसएचएम अब शुरू होगा। डेरिवेशन है इस चैप्टर में 5 से 6 डेरिवेशंस हैं। एग्जाम में भी डेरिवेशंस ही आएंगे, डोंट वरी सर। इस चैप्टर का टमाटर और मतलब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कई तरह के घुमा के आ जाते हैं। डेरिवेशन से आप स्कोर कर सकते हो बढ़िया, है कि नहीं? आप जो डेरिवेशंस मैं कराऊंगा उसको याद कर लेना। इस चैप्टर से आपको डेरिवेशंस ही मिलेंगी, ठीक है? हाँ, लिटिल कोई न्यूमेरिकल, लेकिन स्कूल एग्जाम में तो मैं मेरे हिसाब से तो 0.0% चांस है कि कोई न्यूमेरिकल इस चैप्टर से दे देगा। न्यूमेरिकल्स के लिए चैप्टर हमारे पास बहुत बड़े हैं। काइनेमेटिक्स से न्यूमेरिकल दे देंगे, रोटेशनल मोशन से न्यूमेरिकल दे देंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल्स के लिए भरपूर सारे चैप्टर हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे स्कूल एग्जाम में। सर जो इसमें डेरिवेशन ठीक है? कितनी डेरिवेशन आएंगी जो इस चैप्टर के अंदर है? इसके अंदर बेटा मोस्टली हमारे पास 4 से 5 डेरिवेशंस हैं। ये पेपर में आ सकती हैं वो 4 से 5 ही हैं टोटल, और चारों से पांचों वाली ही इंपॉर्टेंट है। एक भी डेरिवेशन आप छोड़ नहीं सकते, पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद।